हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया। स्टूडेंट्स, हम लोग हमारा सब्जेक्ट पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके कितने मार्क्स हैं, सीजीएल में कितना पूछा जाता है, क्या क्या सिलेबस हम लोग इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने इस कोर्स को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशनल लॉ ऑफ ए कंट्री विच ऑर्डेन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री इज बेस्ड। तो ये जो फंडामेंटल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशनल देश का एक वह मूलभूत कानून है जो उन मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिनके आधार पर देश की सरकार देश को चला पाती है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे नियम कायदे कानून हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए करती है। इसके आगे हम देखें स्टूडेंट्स, तो इट सेट सम लिमिट ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन ए सिटीजन। इसका ये मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को बाध्य करता है कि अगर वो सिटीजन के ऊपर कोई भी नया नियम कायदा कानून लेके आती है तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनाया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करनी चाहिए, उसके नियम कायदे कानूनों को फॉलो करना चाहिए। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने पहले देखा होगा, मान लीजिए व्हाट्सएप का ही एक आया था कि अब गवर्नमेंट जो है वो आपके मैसेजेस को पढ़ सकती है। दूसरा, इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए ये कोई एक पर्सन है, ये किसी और पर्सन के बारे में मान लीजिए कोई भी कमेंट करता है और उस कमेंट की वजह से इस पर्सन को कोई भी इम्प्रिजनमेंट या जेल हो जाती है, तो गवर्नमेंट ऐसा लॉ लेके नहीं आ सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस पर्सन को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है। तो अब नया कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट लेके आना चाहती है तो वो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स के लिए लॉ बना रखे हैं उन सभी लॉज को फुलफ़िल करनी चाहिए। तो इसके आगे स्टूडेंट्स हम देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। सबसे पहला तो वो रिलेशन बताता है जो गवर्नमेंट है उनके डिफरेंट लेवल्स के बीच में। तो गवर्नमेंट के 3 लेवल्स आपको पता हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डेवलप करता है। साथ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में भी एक रिलेशन को मेंटेन करता है। इसके आगे स्टूडेंट्स हम देखें नोट पॉइंट। तो जितने भी नोट पॉइंट हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं वो सभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि हु इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आपको कहना है द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रेसिडेंट। इसके बाद में क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे लंबा सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, तो वो हमारे इंडिया का ही है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज़ आर हैविंग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से ऐसे देश हैं जिनका संविधान है जो कि लिखित नहीं है, तो वो हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड इज़राइल। इन देशों को छोड़ करके बाकी सभी देशों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लोग पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बारे में जो कुछ बातें हैं हम उनको जान लेते हैं। जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। आपको ये डेट याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये डेट पूछी जाती है। इसके साथ ही में आपको एक और डेट याद रखनी है, वो है 26 जनवरी 1950। इस डेट के दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर में आया था, यानी कि सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। इसलिए इस दिन इंडिया अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे भी मनाता है। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। साथ ही में जो
अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के बारे में जो बात है वो आपको याद रखनी है कि ये जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा दिया गया था, इसमें 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। इन सबको मिला करके हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, साथ ही में जो हमारे देश का संविधान है उसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन हम सबसे पहले अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो बना क्यों, उसको बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों। तो सबसे पहले आप देखिए 1934 एम.एन. रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया बनाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया। इसके बाद में 1935 में इंडिया में एक ही पार्टी थी और वो थी INC, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1935 में INC, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफिशियली डिमांड की कि हमें एक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसके तहत हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। जैसे कि आप लोगों को पता था इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश रूल हुआ करता था, तो धीरे धीरे लोगों ने डिमांड किया कि हमको हमारे नियम कायदे कानून चाहिए। तो 1935 में कांग्रेस ने सबसे पहले डिमांड की कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसके तहत हम हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। इसके बाद में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया उसके तहत ये कहा गया कि एक ऐसा संघ निर्धारित किया गया जिसमें सभी प्रांतों और राज्यों को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा। दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड ए फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट एज ए यूनिट्स। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, इस एक्ट ने जो पावर्स थी उसको सेंट्रल और प्रोविंसेस इन दोनों के बीच में आपस में बांट दिया। और किस तरीके से बांटा? ये 3 तरीके से बांटा, यानी कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया उसने जब इन पावर्स को सेंट्रल और प्रोविंसेस के बीच में बांटा तो इन 3 बेसिस पे बांटा गया। सबसे पहले देखिए फेडरल लिस्ट क्या होती है। तो जब इन पावर्स को बांटा गया तो कुछ पार्ट ऐसा था जिसके डिसीजंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़े गए, तो वो सारे फेडरल लिस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद में कुछ डिसीजंस जो स्टेट पे, जिसको हम कहते हैं आजकल स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़े जाते हैं, वो सारे प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर आते हैं। साथ में कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के डिसीजन लेती हैं, वो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जिसे हम समवर्ती सूची भी कहते हैं। तो इन 3 तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत पावर्स डिवाइड की गई। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो है हम लोगों का 1940 यानी कि 1940 में अगस्त ऑफर। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये लर्न करना है कि जो अगस्त ऑफर था उससे रिलेटेड वाइसरॉय कौन था। तो जो अगस्त ऑफर था उससे रिलेटेड वाइसरॉय लॉर्ड लिलिंगथॉर्प का नेम आपको लर्न होना चाहिए। तो जो अगस्त ऑफर 1940 था, इसमें क्या कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है वाइसरॉयज़ की, इसको एक्सपेंड किया जाएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोगों को शामिल किया जाएगा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहा कि अभी जो हमारे वाइसरॉयज़ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें हम ज़्यादा भारतीयों को आने का मौका देंगे। साथ में भारतीयों का जो हक है खुद का संविधान बनाने का, हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट इवेंट है वो है हमारा क्रिप्स मिशन 1942। इससे पहले आप लोगों को एक इवेंट याद रखना है और वो इवेंट है वर्ल्ड वॉर
सेकेंड। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ये चाहता था कि इंडियन लोग यूनाइटेड किंगडम की हेल्प करें। तो उसके तहत सर स्टैफोर्ड क्रिस्प ने 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन लेके आए। तो क्रिप्स मिशन में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कांग्रेस से रिक्वेस्ट की कि आप लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारी हेल्प कीजिए और उसके रिटर्न में, उसके बदले में हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ब्रिटिशर्स ने एक तरीके का लालच दिया, आप कह सकते हैं, कि आप लोग हमारी वर्ल्ड वॉर में हेल्प कीजिए और हम लोग भारत को आज़ाद कर देंगे। तो इस प्रपोज़ल को कांग्रेस ने और गांधी जी ने ठुकरा दिया, यानी कि मना कर दिया, और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये क्वेश्चन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो आपको बताना होगा कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन 1942 को पोस्ट डेटेड चेक कहा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कैबिनेट मिशन 1946। लॉर्ड एटली थे ब्रिटिश के, उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजा। तो कैबिनेट मिशन के लिए जो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया में आए थे वो थे लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। ये तीनों नेम आपको याद होने चाहिए, एग्ज़ाम में डायरेक्ट इन नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद में जो क्रिप्स मिशन हुआ, कैबिनेट मिशन जो भारत आया, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भारतीय लोग हैं उनकी मदद करना इंडिपेंडेंस में। यानी कि अब जब भारत आज़ाद होने वाला है, ये 1946 की घटना है और आपको पता है 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। तो जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसका ये ऑब्जेक्टिव था कि वो भारत के इंडिपेंडेंस में भारत की मदद करे। इस प्लान के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका गठन किया गया 1946 नवंबर में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस मिशन के अंडर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी। तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन के अंडर। जो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें टोटल 389 सीट्स थी। तो इस सीट का नंबर भी आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में जो है हमारा, वो है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे सर क्लेमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश राज्य है, ब्रिटिश शासन है, वो 30 जून 1948 तक ख़त्म हो जाएगा। तो इंग्लैंड ने डिक्लेयर कर दिया कि हम भारत को अब स्वतंत्र करने जा रहे हैं और जो ब्रिटिश शासन है वो 30 जून 1948 तक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तब तक आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कर लीजिए, आप अपना राज्य व्यवस्था, अपनी कानून व्यवस्था बना लीजिए जिसके तहत आप देश को चला सकें। तो उसके बाद में जो क्या होता है, जो हमारी मुस्लिम लीग थी उसने पार्टीशन की डिमांड कर दी कि हमको अलग ज़मीन, अलग हिस्सा चाहिए। तो क्या होता है, ये डेट आपको याद रखनी है, 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान। तो इस माउंटबेटन प्लान के तहत क्या होता है, पार्टीशन किया जाता है। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो इंडिया आप आज देखते हैं इस तरीके का अपना इंडिया का मैप है, यहाँ पे इंडिया है, इस पोर्शन को आप पाकिस्तान कहते हैं और यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है। तो पहले स्टूडेंट्स ये ऐसा नहीं हुआ करता था। जब पार्टीशन हुए, लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पूरे को तो इंडिया कहा, साथ में इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा और इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पहले उसे ही ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है और ये वाला पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। यानी कि बीच में इंडिया है और दोनों तरफ पाकिस्तान है। इस तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया का डिवाइडेशन किया और इंडिया पाकिस्तान में पार्टिसिपेशन किया।
इसके साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन किया तो जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट है उस एक्ट के तहत जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जो हमारी प्रांतें थी, उनको ये अधिकार दिया गया कि या तो वो भारत के साथ जाकर के जुड़ जाएं या फिर पाकिस्तान के साथ जाकर के जुड़ जाएं या फिर अपना स्वतंत्र राज्य भी चला सकती हैं। तो इस एक्ट के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, इंडिया ने अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको कि 1950 में पावर में लाया गया। तो इस तरीके से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ये है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आखिर उसकी वर्किंग क्या है, वो काम कैसे करती है। तो उसमें सबसे पहले देखिए, जो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन द नवंबर 1946। तो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई। उसके बाद में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जो याद रखने हैं वो ये डेट है, दैट इज़ द 9 दिसंबर 1946। तो जो 9 दिसंबर है 1946, इसमें फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी और इस मीटिंग के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना टेम्परेरी यानी कि टेम्परल प्रेसिडेंट चूज़ किया था। तो वो किसको बनाया गया था, वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे लर्न करनी है वो है कि इन्हें क्या बनाया गया, इन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट चूज़ किया गया था। तो एसएससी में आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस टाइम पे इलेक्ट किए गए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है, ठीक इसके 2 दिन बाद, दैट इज़ द 11 दिसंबर 1946। तो ऑन दैट डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो आपको यहाँ पे देखना है जो हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नाउ द परमानेंट प्रेसिडेंट इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही में स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना है कि द एच.सी. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द B.N. राव वाज अपॉइंटेड एज द एडवाइजरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसने बहुत सारी कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया था। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, कोई भी मान लीजिए बड़ा काम आपको करना होता है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर इन छोटे छोटे टास्क को आप किसी पर्सन्स को हैंड ओवर करते हैं। लाइक कि ये वाला काम आप कर लीजिए, ये वाला जो वर्क है इसको कोई स्पेसिफिक ये वाला पर्सन करेगा। तो जो बिग वर्क है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया गया और फिर हर टास्क को पर्टिकुलर टीम को असाइन किया गया टू कंप्लीट इट। ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसने क्या किया, बहुत से इंपॉर्टेंट कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया। तो वो सारी आपको लर्न नहीं करनी, लेकिन उसमें से जो कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम्स में पूछी जा रही हैं, तो उनको आपको लर्न करना ही है। तो उनमें से देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको लर्न करनी ही है, फर्स्ट तो वो है स्टीयरिंग कमेटी और सेकंड है कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो ये जो 2 कमेटी हैं इनके लीडर कौन थे, आपको इन कमेटीज़ के लीडर लर्न करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा। कमेटी का नेम आपको दे दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो लीडर कौन था। तो स्टीयरिंग कमेटी और कमेटी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर के लीडर हमारे थे, आप इसको चेयरमैन भी कह सकते हैं, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जो नेक्स्ट थी यूनियन पावर कमेटी और स्टेट पावर कमेटी, इसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट जो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्टूडेंट्स आपको याद रखना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी अमंग ऑल दीज वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये जो कमेटी है ये सारी कमेटीज़ में से मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी है। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना जो माइनॉरिटी कमेटी है उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कुछ कमेटीज़ हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सब को लर्न कीजिए। साथ ही में जो इनके चेयरमैन के नेम्स हैं उनको भी आप लोग लर्न कर लीजिए। जो नेक्स्ट है, जैसे कि हमने देखा जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो ऑल द कमेटीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी उसका सेटअप कब किया गया,
तो ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेटअप ऑन द 29 अगस्त ऑफ 1947। तो यानी कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई। तो जो मेन टास्क था, जो मेन उद्देश्य जो था हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी का, वाज टू फ्रेम ए ड्राफ्ट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा है, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद नेक्स्ट जो कमेटी थी इसमें 7 मेंबर्स इंक्लूडेड थे। तो ये 7 मेंबर्स के नेम आपको ध्यान होने चाहिए। द फर्स्ट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इटसेल्फ, सेकंड वाज एन गोपालास्वामी अय्यनगर, एंड द थर्ड इज कृष्णस्वामी अय्यर, फोर्थ वाज डॉक्टर के.एम. मुंशी, फिफ्थ सैयद मोहम्मद सादातुल्लाह, एंड द सिक्स्थ वाज B.L. Mitter. He resigned due to the health issues and replaced by N. Madhavan Rao. And the last and the 7th member was D.P. Khaitan. He died in the year 1948. तो इनको रिप्लेस किया T.T. कृष्णमाचारी ने। तो ये जो 7 मेंबर्स हैं इनके भी नेम आपको रिमेंबर होने चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इजीली इनका आंसर कर पाएंगे। इसके बाद जो कुछ बातें वो आपको याद रखनी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इनको पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी कि 2 years 11 months एंड 18 days लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो 2 डेट हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, और साथ ही में 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द पावर। यहाँ पे स्टूडेंट ये चेंज है, 1956 नहीं है, ये 26 जनवरी 1950 है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इट वाज द 26 जनवरी 1950। इस दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर में आया। दैट्स वाई इंडिया का जो फर्स्ट रिपब्लिक डे है वो इसी दिन मनाया जाता है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो हम जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, जिन भी स्टूडेंट्स को आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग अब कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा बोरोइंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने कौन सा फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस कंट्री से बोरो किया है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।